नंबर लिख लो। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। हमारे प्रधानमंत्री जी इस लॉकडाउन में भाषणों के माध्यम से नए नए अवसर खोज रहे हैं, लेकिन बेचारे मजदूर इस लॉकडाउन में अपने जीने का अवसर ही खो दे रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने उत्तर प्रदेश की सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर अचानक से प्रवासी मजदूरों का पैदल चल करके आना, बसों से आना या ट्रकों से आना बंद करवा दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर एक बड़ा संकट पूरे प्रदेश के लिए खड़ा हो सकता है। यह सामान्य सी बात मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति को समझ में आ सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम को समझ में नहीं आ सकती। इसलिए क्योंकि अब देश में भारतीय जनता पार्टी का जहां जहां मुख्यमंत्री है वो मोदी स्टाइल में ही अपने राज्य का प्रशासन चलाना चाहता है। और मोदी स्टाइल क्या? वन मैन आर्मी। फैसला ले लिया तो ले लिया, आगे पीछे सोचने की, परेशान होने की जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी की और पुलिस प्रशासन की। उस मोदी स्टाइल के निर्णय में एक दूसरा भी तरीका है, वो है मीडिया को कैप्चर करके जो निर्णय आपने ले लिया वो मीडिया के माध्यम से किसी न किसी कीमत पर सही ठहराना। इसका मतलब ब्रांडिंग और मार्केटिंग करना। खैर, मीडिया तो अपने काम में लगा ही हुआ है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बॉर्डर के जिलों पर बसें भेज दी गई हैं, उनसे प्रवासी मजदूरों को उनके जिलों में भेजना शुरू कर दिया गया है। कुछ एक जगह बसें चल भी रही हैं, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि वो प्रशासनिक लोग जो इस खुशफहमी में हैं कि मेरे जिले में देखो 200-300 बसें चल रही हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि वो सारे मजदूर गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या दमनदीप से उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक कैसे आएंगे? सरकारें अगर कह रही हैं कि हमने बॉर्डर पर बसें लगवाई हैं, तो बॉर्डर तक उनके आने का इंतजाम करेगा कौन? इसका मतलब आप अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि बॉर्डर तक किसी भी तरीके से छुप छुपा करके आ जाओ, उसके बाद हम तुम्हारे आने का इंतजाम करेंगे। लेकिन सरकार ने जो वर्तमान में इंतजाम किए हैं वो नाकाफी हैं। यही वजह है कि झांसी में पुलिस पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की गई, क्योंकि 15-16 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था झांसी मध्य प्रदेश बॉर्डर पर। वहां एक बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद मजदूरों में गुस्सा भड़क पड़ा। उन लोगों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ करके झांसी की सीमा में घुसना शुरू कर दिया। मौके पर आईजी, डीआईजी, एसएसपी सभी लोग पहुंचे, समझाने की कोशिश की गई। लेकिन आप सोचिए, जिस मजदूर ने अपना बच्चा खोया हो, जिस मजदूरों की भीड़ में तमाम लोग बीमार हो, अपने घर पहुंचने के लिए जिन लोगों ने हजारों किलोमीटर सफर तय किया हो, उनको आप 15-16 घंटे खड़ा करके रखेंगे और यह भी नहीं बताएंगे कि कब तक हम आपको उनके घर भेजेंगे। तो क्या उनका गुस्सा भड़कना जायज नहीं था? लेकिन पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज की। उसी तरीके से सहारनपुर में भी मजदूरों का धैर्य टूट गया, हंगामा किया गया, डंडे मार करके कई वाहनों के शीशे तोड़े गए। यहां भी पुलिस ने मजदूरों पर लाठीचार्ज किया। उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास जिला है उन्नाव, वहां पुलिस द्वारा बॉर्डर सील कर दिया गया। तो बताया जाता है कि एक समय में 60 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। मथुरा में 2 जगह, कोसी कला में हरियाणा की सीमा से लगे हुए कोटमन बॉर्डर और फरेह में रैपुरा जाट में 2 जगह पर लंबे लंबे जाम इसलिए लग गए क्योंकि मजदूर सड़क पर आए और उन्होंने एक्सप्रेसवे समेत NH2 को पूरी तरीके से जाम कर दिया। तमाम मान मनौवल के बाद मजदूर माने और इस कीमत पर कि उनको उनके घर पहुंचाया जाएगा, इसके बाद जाम खुलवाया जा सका। हमीरपुर जालौन बॉर्डर पर भी यही स्थिति थी। विभिन्न जिलों से घूम करके जो लोग जालौन जाना चाह रहे थे और जालौन के मार्फत झांसी की तरफ बढ़ रहे थे, उनको हमीरपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया। मजदूरों ने हंगामा काटा। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक उन मजदूरों की समस्या नहीं सुनी गई थी। एक्सप्रेस वे पर भी तमाम जगह जाम लगाने की खबरें आई। लौली जिले से सटे बिहार बॉर्डर पर भी लंबे लंबे जाम की खबरें आई। पूरे जाम के दौरान मजदूर बिलबिलाते रहे, परेशान होते रहे। प्रशासन की तरफ से इंतजाम नाकाफी थे, इसलिए क्योंकि डीएम प्रशासन यानी कि जिला प्रशासन के लोगों को भी अचानक से पता चला था कि मुख्यमंत्री ये करने जा रहे हैं। तो सोचिए, ऐसे समय में जब हजारों की संख्या में
किसी भी जिले के बॉर्डर पर मजदूर आ जाएंगे तो जिला प्रशासन कितना इंतजाम करवा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री के मन में जो आया, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से कहा और चीफ सेक्रेटरी ने हुक्म की तामील कर दी और निर्देश दे दिए गए कि सारे बॉर्डर सील कर दो, मजदूरों को कितने भी घंटे जाम में फंसाए रखना है तो फंसाए रखो। मानो सरकार की मीटिंगें ही इसलिए होती हों कि इन मजदूरों को और कितने दिन परेशान करके रखा जा सकता है। इन सब के बीच में खबर आई कि लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया जा रहा है। तो मैं सरकारों से पूछना चाहता हूं, केंद्र सरकार से विशेष तौर पर, कि आखिर इन 54 दिनों में लॉकडाउन घोषित किए हुए आज 17 मई है, 54 दिन हो गए और आपके ये कहे हुए कि विभिन्न राज्य सरकारें अपने मजदूरों को वापस ला सकती हैं, विभिन्न राज्यों के बॉर्डर केंद्र सरकार की तरफ से यानी कि गृह मंत्रालय की तरफ से खोल दिए जाते हैं, ये कहे हुए भी 17 दिन हो गए हैं। इतने दिनों में आखिर आपने ऐसा क्या हासिल कर लिया? कितने मजदूरों को आप वापस लेकर के चले आए कि आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि मजदूर जहां फंसे हुए हैं वहीं फंसे रहें और धैर्य रखें। आज स्थिति यह है पूरे देश की कि देश में 90,927 मामले आ चुके हैं, 2,872 लोगों की मौत हो चुकी है। यहीं पर मेरा सवाल फिर से बनता है कि आखिर आप लोगों ने ऐसा हासिल क्या कर लिया कि पहले मजदूरों को लॉकडाउन से पहले नहीं आने दे रहे थे और अब जब देश में स्थिति बुरी तरीके से कोरोना संक्रमण की बिगड़ गई है तो अब कह रहे हो कि अपने घर चले जाओ क्योंकि आपकी हैसियत ही नहीं है उनको खाना खिलाने की। इसी वजह से उन लोगों को किसी तरीके से ढकेल करके विभिन्न राज्यों की सरकारें उनके राज्य में भेज दे रही हैं। लेकिन विभिन्न राज्य सरकारों की यह भी हैसियत नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों के लिए बसें और ट्रेन उपलब्ध करा दें। इसलिए इन के इन प्रकारेण मजदूर किसी तरीके से अपने राज्य वापस आ रहे थे। लेकिन औरैया की एक घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आलोचना हुई तो उन्होंने आलोचना का बदला यह निकाला, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इन सबके बीच में प्रियंका गांधी के पत्र को लेकर के राजनीति गर्म हो गई। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी तरफ से अपने खर्चे पर 1000 बसों की व्यवस्था करवा रही है, हमें अनुमति दें कि इन बसों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को हम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भेज सकें। विपक्ष ने कहा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि यह राजनीति है। अगर ये राजनीति है तो मैं विपक्ष के तमाम सारे नेताओं से, मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव समेत तमाम सारे नेताओं से अनुरोध करूंगा जो विपक्ष में बैठे हुए हैं कि अगर ये राजनीति है तो इसी तरह की राजनीति की करने की तो उम्मीद मैं विपक्ष से करता हूं। कम से कम इस राजनीति के बदौलत आप लोगों के लिए कुछ करते हुए तो दिख रहे हैं। लेकिन मायावती ने सवाल उठाए कि कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश में मजदूरों को लाने के लिए अपनी बसें भिजवाने की अनुमति मांग रही है वो पहले अपने राज्यों की तरफ देखे। बिल्कुल ठीक कहा मायावती जी आपने कि कांग्रेस को अपने शासित यानी कि कांग्रेस शासित राज्यों की तरफ देखना चाहिए। लेकिन आप विपक्ष में हैं, ठीक ठाक सत्ता में रही हैं, पार्टी फंड में इतनी कमी नहीं है कि आप एक भी मजदूर के उनके घर पहुंचने की व्यवस्था ना कर सकें। आप सवाल उठा रही थीं, उससे पहले आपको विपक्ष का सकारात्मक रोल निभाते हुए ट्विटर की दुनिया से बाहर निकलना चाहिए था और कम से कम बहुजन समाज पार्टी को लोगों के लिए सड़क पर कुछ करते हुए दिखना चाहिए था। अकेले बीएसपी नहीं, समाजवादी पार्टी के भी कुछ लोगों ने जरूर अखिलेश यादव के कहने पर लोगों के बीच में राहत सामग्री बांटी। लेकिन विपक्ष में अगर उत्तर प्रदेश में हम भूमिका देखते हैं तो कांग्रेस ने इसमें बाजी मार ली। लगातार प्रियंका गांधी आज ट्वीट करती रही। उन्होंने बताया कि भरतपुर और अलवर से 500 बसें यूपी रवाना होने के लिए यूपी के बहज गोवर्धन बॉर्डर पर तैयार खड़ी हैं और बाकायदा राजस्थान सरकार की तरफ से ये बसें भेज भी दी गईं। शाम को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और ये कहना पड़ा आकर के कि कांग्रेस अपने राज्यों की तरफ देखे, उत्तर प्रदेश में हम लोगों की व्यवस्था करवा लेंगे। लेकिन डिप्टी सीएम साहब व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ऐसे समय में राजनीति के कारण ही सही, लेकिन अगर आप 1000 बसों की अनुमति दे देते तो उत्तर प्रदेश के कुछ मजदूर तो अपने घर तक पहुंच सकते थे। जो आप व्यवस्थाएं करवा रहे हैं मैं उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं, लेकिन ऐसे समय में राजनीति से परे होकर के इस सकारात्मक राजनीति का स्वागत करना चाहिए था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं, हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं।
हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए। हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। धन्यवाद। नेशनल जनमत लगातार विपक्ष से अपील करता है कि इसी तरीके से सड़क पर दिखने वाली, लोगों को सहायता पहुंचाने वाली राजनीति तो करिए। इसमें तमाम सारे विपक्षी दलों के लोग कह सकते हैं कि कांग्रेस कुछ राज्यों में अपनी सरकार चला रही है, इसके लिए उसको बस अरेंज करना आसान था। तो दूसरा उदाहरण बता देता हूं। राहुल गांधी दिल्ली में कुछ मजदूरों के साथ बैठ करके चर्चा करने लगे। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होना स्वाभाविक है, तो तकलीफ हुई भी, लेकिन तकलीफ का एक स्तर होता है। स्तर नीचे गिराते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो घटिया निम्नतम स्तर का बयान दिया है वो सुन लीजिए, फिर आपको पूरी बात बताता हूं। जब वो दुख के साथ पैदल जा रहे हैं, उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बातचीत करना उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जाकर के उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते। खैर, घमंड में डूबे हुए सत्ता पक्ष से इससे ज्यादा उम्मीद कुछ की भी नहीं जा सकती थी। डेली 20 लाख करोड़ के झुंझुने में से कुछ एपिसोड आकर के आपको सुनाए जाते हैं, समझ में आए ना आए, लेकिन एपिसोड देख लीजिए, तालियां बजा लीजिए, आपका पैकेज पूरा हो जाएगा। राहुल गांधी जो लोगों के साथ बैठे थे, मैं जनसत्ता पेपर की खबर के हिसाब से बता रहा हूं, अपने सूत्रों के हिसाब से नहीं। जनसत्ता पेपर लिख रहा है कि राहुल गांधी ने जिन लोगों के साथ चर्चा की थी, बाद में कांग्रेस के लोगों द्वारा जो गाड़ियां आई थी, उन गाड़ियों में उन लोगों को उनके घर तक पहुंचाया गया था। भले ही यह संख्या बहुत कम रही हो, लेकिन विपक्ष की एक सकारात्मक भूमिका थी। तमाम सारे विपक्षी दल अगर इसी तरीके से सकारात्मक भूमिका में आगे आ जाएं, तो निश्चित तौर पर सरकारों को दबना पड़ता है। कई उदाहरण आपके सामने हैं। इससे पहले भी सोनिया गांधी ने जब कहा था कि हम तमाम सारे राज्यों की कांग्रेस इकाई से कहते हैं कि मजदूरों से जो ट्रेनों का टिकट वसूला जा रहा है, उनके पैसे विभिन्न राज्यों की कांग्रेस इकाई दें। तेजस्वी यादव ने भी कह दिया बिहार में कि हम 50 ट्रेनों का पैसा देने को तैयार हैं। विपक्ष की सकारात्मक भूमिका में आगे आया था, तो बिहार में नीतीश कुमार को और केंद्र में मोदी सरकार को बैक होना पड़ा था। उनको आगे आके झूठा ही सही ये बयान देना पड़ा था कि रेलवे की तरफ से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। हालांकि वो बयान झूठा था, क्योंकि आज भी स्थिति ये है कि कोई भी राज्य सरकार पैसा दे, जब तक रेलवे के पास पूरा पेमेंट नहीं हो जाता है, तब तक रेल मंत्रालय किसी भी ट्रेन को चलने की अनुमति नहीं देती है। ठोक करके मैं बात कह सकता हूं पूरे तथ्यों के साथ। इस सारी आपाधापी के बीच में गोदी मीडिया का हेडलाइंस मैनेजमेंट देखिए। कुशीनगर से एक खबर आती है कि 7 मजदूर घायल, इनमें से 3 बुरी तरीके से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक और खबर आती है, बड़े संक्षेप में चलाई जाती है, कि इन 9 दिनों में अकेले उत्तर प्रदेश में 64 से ज्यादा मजदूरों की विभिन्न कारणों से मौत हो चुकी है। इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बजाय लगातार खबर दिखाई जाती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का टीवी चैनल पर सबसे बड़ा साक्षात्कार दिखाया जा रहा था लॉकडाउन पीरियड के दौरान। उसी में नीचे लाइनें चल रही थीं कि लॉकडाउन पीरियड के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यूपी में 21 लाख लोगों को रोजगार दिया है। किनको दिया, कैसे दिया, समझ से परे है। मुझे तो समझ में यह आता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से पैदल चलकर आए मजदूरों को खुद की सरकार द्वारा वापस लाए जाने वाले मजदूरों की संख्या में जोड़ दिया, उसी तरीके से सामंत शाही गांव में पहुंच करके कोई मजदूर किसी का पानी भरने को मजबूर हो गया, कोई मजदूर किसी के खेत में काम करने को मजबूर हो गया। इन सारे मजदूरों की संख्या भी रोजगार में जोड़ करके बता दी है। एक और हेडलाइन चल रही थी कि 14 मई को 56,000 से अधिक एमएसएमई सेक्टर के लोगों को 2002 करोड़ का लोन वितरित किया गया। कितने लोगों को लोन मिल गया अपने अगल बगल, इस पर भी नजर दौड़ा लीजिएगा। एक और हेडलाइन सुबह से मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह हैं अवनीश अवस्थी। पावरफुल व्यक्ति हैं, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो जितना बता देते हैं उतना पत्रकार समझ लेते हैं। उन्होंने बताया कि एक दिन में, यानी कि अकेले शनिवार को, तकरीबन 1.5 लाख मजदूर वापस उत्तर प्रदेश लौटे हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार अभी तक 16,50,000 मजदूरों को वापस ला चुकी है।
उनसे पूछना चाहिए था कि कितनी ट्रेनें चली, कितनी बसें चली जिनमें आप इन मजदूरों को वापस ले आए हैं। और एक दिन में 1.5 लाख मजदूरों की जो संख्या बताई जा रही है वो उन मजदूरों की संख्या है जो पैदल आए, ट्रक में छुप कर आए, किसी अन्य वाहन से आए, टैक्सी से आए, या वो है जिनको उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि हम अपनी राज्य परिवहन की बसों से और ट्रेनों से लाए हैं। संभव ही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही क्या, किसी भी राज्य सरकारों की तरफ से न इतनी बसें चल रही हैं, न उस राज्य में उतनी ट्रेनें भेजी जा रही हैं। तो एक दिन में 1.5 लाख जो मजदूर आए हैं, वो अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को बताना चाहिए था कि वो उत्तर प्रदेश में आए कैसे हैं। और चलते चलते एक वीडियो आपको दिखाता हूं। जाम में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों का जब धैर्य जवाब दे गया तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। अब तमाम सारे लोग ये नारे सुनकर के खुश हो जाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि अपने देश के चुनावों में, देश के या विभिन्न राज्यों के चुनाव में मजदूर, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी मुद्दे रहे ही कब हैं? न पिछले चुनाव में रहे हैं, न आगे चुनाव में रहेंगे। केवल इन सरकार से जुड़े हुए लोगों को एक खास जगह यानी कि अयोध्या जाना है, 2-4 बार ऐसे ऐसे करके हाथ हिलाने हैं, ऐसे कर देना है और आपका वोट उनकी झोली में गिर जाना है। इसलिए क्योंकि चुनाव मुद्दों के आधार पर नहीं, आस्था के आधार पर, विश्वास के आधार पर, धर्म के आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर, भारत पाकिस्तान के आधार पर, भारत चीन के आधार पर और न जाने किन किन उन चीजों के आधार पर होते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, जिनको आपको कभी जरूरत नहीं पड़ती है। वो वीडियो देखिए, उसके बाद विचार करिए क्या इस बार चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़ा जाएगा। कुल मिलाकर के इस वीडियो के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हुक्मरानों और तमाम बड़े ब्यूरोक्रेट से ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री डिसीजन मेकिंग में आपको शामिल करते हैं तो कम से कम उनको ये चीजें बताइए कि अचानक से निर्णय लेने के बाद जो भयावह स्थिति बनेगी उसको आप कैसे संभालोगे। इस जाम में फंस करके जिन मजदूरों ने अपने घर परिवार के लोगों को खो दिया है, क्या वो आपके बाद में मीडिया मैनेजमेंट से या बाद में बसों के भिजवाने से वापस आ जाएंगे? जो घंटे उन लोगों ने जाम में गुजार दिए हैं, क्या वो वापस आ जाएंगे? ये इसलिए हुआ क्योंकि आपको लत लग गई थी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि मैं तो अचानक से निर्णय लूंगा और बहुत कठोर निर्णय लूंगा। उस कठोर निर्णय का यही परिणाम हुआ कि उत्तर प्रदेश में चारों तरफ लंबा लंबा जाम लग गया। आगे से ऐसा ना करें। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो